मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज के बारे में। कौन कौन से हैं बच्चों? वो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जितने भी जनरेटर वगैरह हैं और जितने भी इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करते हैं, आपका इंडक्शन जनरेटर हो गया, आपका इंडक्शन मोटर हो गया, आपका डीसी जनरेटर हो गया, आप घर में जो इंडक्शन कुकर इस्तेमाल करते हैं, इंडक्शन स्टोव इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही बेसिकली एग्जाम्पल है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। दूसरा बच्चों है लेंज लॉ। लेंज लॉ बताता है पोलैरिटी के बारे में, मेन उसके बारे में देखेंगे कि दिशा क्या होगी, जो प्रेरण के द्वारा जो अपन का वोल्टेज या करंट जनरेट हो रहा है उसकी दिशा क्या होगी। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में पढ़ेंगे। राइट हैंड रूल बेसिकली जनरेटिंग एक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप वोल्टेज की दिशा पता लगाने के लिए अपन फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं, जब हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और चालक किस दिशा की ओर गतिशील है। अगर हमको वो पता है तो अपन आराम से उसके करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि वो फिक्स होती है बच्चों। ये फिक्स होती है कि आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। डायरेक्शन ऑफ मोशन, इंड्यूस्ड ईएमएफ और मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस की डायरेक्शन, सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन क्या है बच्चों? इंडक्शन मतलब उसके क्षेत्र में आकर, उसके प्रभाव के क्षेत्र में आकर कुछ परिवर्तन होना, इंडक्शन हो जाना। ठीक है बच्चों, प्रभावित होना तो है क्या? प्रथम फैराडे ने दो नियम दिए, दोनों रिलेटेड हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स के, मैग्नेटिज्म से, मैग्नेटिक फ्लक्स रेखाओं के बदलने से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जनरेट हो रहा है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो रहा है। क्यों जनरेट हो रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण। मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जनरेट हो रहा है, इसीलिए इसको बोला गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए होता क्या है देखिए। कभी भी चुंबकीय फ्लक्स कुंडली से गुठित होता है, जब कभी भी चुंबकीय फ्लक्स कुंडली से गुठित होता है और उसमें परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इस प्रकार से प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक रहता है जब तक कि गुठित फ्लक्स में परिवर्तन रहता है। ठीक है बच्चों, इसको समझने के लिए आप समझ लीजिए कि आपने एक कॉइल ली है। 12th में ऐसे आईआईटीज वगैरह का आप एग्ज़ाम देते होंगे तो उसमें आपके ऐसे बहुत एग्ज़ाम हैं, बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए बच्चों, ये अपन ने कनेक्ट कर दिया है वोल्ट मीटर। तो फैराडे ने देखा क्या, अब क्या अपन ने किया है, ये कोई सिंपल सिंगल टर्न कॉइल है, एक टर्न की सिंगल टर्न कॉइल है। सिंगल टर्न कॉइल में अपन ने क्या किया है? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पेपर में अंदर की ओर है बच्चों। ठीक है, पेपर में अंदर की ओर। देखिए डायरेक्शन जब क्रॉस दिखाते हैं तो मतलब पेपर में अंदर की ओर है, जब डॉट दिखाते हैं तो मतलब पेपर से बाहर आ रही है। ठीक है बच्चों, तो सिंपल कॉइल हो गई, कॉइल में अपन ने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया जो कि वोल्टेज को मॉनिटर करेगा। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी क्रॉस पोलैरिटी की।
तब क्या देखते हैं बच्चों, अब ये मैग्नेटिक फील्ड तो अप्लाई कर दी है, अब अगर इसको चेंज करते हैं, बी आपका वेरिएबल है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो क्या होता है, तो अपन देखते हैं। मान लीजिए क्रॉस की डायरेक्शन में अपन अगर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हैं तो इसको अपोज करने के लिए, इसको अपोज करने के लिए एक इसको अपोज करने के लिए एक करंट फ्लो होने लगती है, करंट फ्लो होने लगती है, जो कि आपने जो गैल्वेनोमीटर लगाया है उसमें ये, सॉरी बच्चों, ये गैल्वेनोमीटर है जो करंट की डायरेक्शन को बताता है। गैल्वेनोमीटर में वेरिएशन आने लगता है, जैसे ही अपन बी मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हैं वैसे ही उस चेंज को अपोज करने के लिए इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। मान लीजिए ये ई इंड्यूस मान लेते हैं, इसको ई इंड्यूस मान लेते हैं, तो इस विद्युत वाहक बल के कारण एक धारा उत्पन्न हो जाती है जिसकी दिशा इस प्रकार है कि ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है उसका विरोध कर सके। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं इसको भाषा सहित। जब कोई चालक, देखिए एक तो ये आपका गुथित मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, एक ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको दूसरी तरह से ही बोल सकते हैं। ये जो अभी आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से आपकी कॉइल में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा था, जो जिसके कारण गैल्वेनोमीटर में वेरिएशन आ रहा था, वो क्या है बच्चों, कॉइल अपन ने मूव नहीं की है, कंडक्टर का मोशन बिल्कुल नहीं हुआ है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट चेंज क्या कर रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है बच्चों, वोल्टेज जो इंड्यूस हुआ है इसको अपन बोलते हैं स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिक मतलब स्थिर, स्थिर प्रेरकत्व कहते हैं, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है बच्चों, देखिए जब कभी भी चुंबकीय फ्लक्स कुंडली से गुठित होता है और इसमें परिवर्तन होता है तो कुंडली में वह विद्युत वाहक बल, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। इस प्रकार से प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक रहता है जब तक कि गुठित फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ये आपको अभी समझाया गया फ्लक्स में कैसे परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि अपन बी को वेरी कर रहे हैं, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं बदल रही हैं। बी को, डेंसिटी को वेरी कर रहे हैं। डेंसिटी क्या था, डेंसिटी पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्या है। अब इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, जब कोई चालक चुंबकीय बल रेखाओं या फ्लक्स को काटता है तो उस चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। ये बच्चों डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ है। इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन बदल रही थी, कुंडली नहीं मूव कर रही थी। इसमें बच्चों कुंडली मूव करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन कांस्टेंट होगी, और मूवमेंट ऑफ द कॉइल, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ कॉइल, कुंडली के घूमने के कारण उसमें गुथित फ्लक्स लिंकेज बदलेगा, जिसके कारण वोल्टेज इंड्यूस होगा। ठीक है बच्चों, इसको देखेंगे आगे। डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ आगे टॉपिक है, उसमें अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए हुआ क्या, अब इसको अपन जो अपन ने फैराडे लॉ पढ़ा है, इसको अपन एक मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखेंगे। और वही मैथमेटिकल इक्वेशन आपका जनरेटर, ट्रांसफार्मर, जितने भी आप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पढ़ेंगे बेसिकली, वहाँ आपका बहुत जगह इस्तेमाल आने वाला है। चलिए, माना कि किसी कुंडली में फेरों की संख्या n है। इस कुंडली में धारा I1 प्रवाह करने पर कुंडली में ∅1 फ्लक्स गठन होता है। ठीक है बच्चों, ये कॉइल है, इसमें I1 धारा प्रवाह कर दी अपन ने, I1 धारा प्रवाह कर दी। I1 के कारण ये फ्लक्स ∅1 है, इसमें फ्लक्स, धारा के कारण फ्लक्स जा रहा है। अब बच्चों क्या हुआ, अब उसमें क्या कर दिया है, रेहोस्टेट है एक, जिससे वोल्टेज को चेंज कर दिया है, जिससे कि वोल्टेज का धारा को बदल दिया है, रेहोस्टेट से धारा को बदल दिया है, अब उसमें कितना फ्लो हो रहा है, अब उसमें फ्लो हो रहा है I2, अब उसमें फ्लो हो रहा है
कॉइल में I2। ठीक है बच्चों, I2 के कारण क्या है, फ्लक्स ∅2, I2 के कारण फ्लक्स ∅2 है। तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा आपका फाई इंड्यूस चेंज इन फ्लक्स लिंकेज। देखिए बच्चों क्या था, क्या लिखा था कि जब तक कि फ्लक्स में चेंज, फ्लक्स लिंकेज में चेंज होगा, बदलाव होगा, तब तक उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, जब तक कि चेंज इन फ्लक्स होगा, फ्लक्स में लिंकेज में चेंज होगा। तो चेंज कितना हुआ, N1 इंटू ∅2, या फिर N था तो N12 का कोई मतलब ही नहीं, एक ही कॉइल है, तो N इंटू ∅2 माइनस N इंटू ∅1 डिवाइड बाय कितने समय में किया है ये काम T समय में किया है। इसी को बच्चों यहाँ लिख दिया है फ्लक्स लिंकेज या फ्लक्स गठन के परिवर्तन की दर। ठीक है बच्चों, अब क्या किया, देखिए जैसा कि मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे सर्किट के माध्यम से उसको बता दिया गया है। ये बच्चों कॉइल है, ये कॉइल है। अब कॉइल के आगे एमीटर लगा है, एमीटर में लगा दिया है एक वोल्टेज, और ये स्विच है, इसको क्लोज कर देंगे जब धारा प्रवाह होनी रहेगी। और ये रेहोस्टेट है, रेहोस्टेट को जब इस तरफ मूव करेंगे तो करंट कम होगी, जब इस तरफ मूव करेंगे तो करंट बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, तो वही है आपका, इसको फ्लक्स लिंकेज कितना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स लिंकेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इसकी दर के बराबर होगा। अब बच्चों ये जो लिखा है इसको अपन डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। डिफरेंशियल फॉर्म में क्यों लिखेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म में इसलिए लिखते हैं बच्चों क्योंकि आप हर समय आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, हर समय आप कैलकुलेट जनरेटर के अंदर आप नहीं कैलकुलेट कर सकते कि इतना डिग्री घूम गया तो आप ∅2 है, ∅3, ∅4, ∅5 ऐसे निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो बहुत डिफरेंशियल मूवमेंट है उसके लिए डिफरेंशियल का फॉर्म लिखी गई है, d∅dt E इज इक्वल टू माइनस d∅dt। ठीक है बच्चों, एक बात ध्यान रखने वाली है, ये माइनस साइन क्यों आ गया, ये माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि बच्चों जो दिशा होती है, दिशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हुआ है आपका, ईएमएफ की डायरेक्शन जो होती है वो ऐसी होगी कि जो कॉइल जिसके कारण ये पैदा हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जिसके कारण ये पैदा हुआ है, वो उसका विरोध करेगा। मतलब कि जैसे करंट की डायरेक्शन ये है, इस करंट के कारण इस कॉइल में ये ईएमएफ जनरेट हुआ है, तो ये इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जनरेटेड ईएमएफ की ऐसे हो जाएगी। ये आपका ई इंड्यूस की डायरेक्शन है, ई इंड्यूस की डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि ऐसे इसके फलस्वरूप जो करंट होगी वो पहले से एग्जिस्टेड करंट का विरोध करेगी। ठीक है बच्चों, वो ई इंड्यूस्ड है। प्रेरित विद्युत वाहक बल इसे उत्पन्न करने वाले कारणों का विरोध करता है, इसलिए इसकी दिशा इसे उत्पन्न करने वाले कारण की दिशा से विपरीत होती है और समीकरण के दाहिने पक्ष का मान ऋणात्मक होता है। ठीक है बच्चों, ये साइन का मतलब ये है, ये बताना है कि जो आपकी डायरेक्शन है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, वो आपकी जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वोल्टेज की, इसको अपोज कर रहा है। ठीक है बच्चों, कॉइल की जगह आप ये भी बना सकते हैं, सिंपल अगर कहें तो ये आपका हो जाएगा ई इंड्यूस। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा आपका फैराडे लॉ, फिर आपका फैराडे लॉ। आप देखते हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या है, इस नियम की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि इसे उत्पन्न करने वाले कारण गति या किसी प्रकार का परिवर्तन का विरोध करती है। लेंज का नियम, लेंज बेसिकली बच्चों बताता है कि इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी। लेंज का नियम बताता है कि जो भी कहीं भी अगर आपका वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है,
वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, चाहे वह चालक की गति के कारण हो, चाहे वह मैग्नेटिक फील्ड में किसी चालक की गति के कारण हो, चाहे वह कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन के कारण हो, चाहे वह बी के वेरिएशन के कारण हो, किसी भी तरह जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उसके फलस्वरूप जो धारा प्रवाहित होगी सर्किट में, या वोल्टेज इंड्यूस इस प्रकार होगा कि वह अपने कारण का विरोध कर सके। ठीक है बच्चों, अपने कारण का विरोध कर सके। इस नियम को लेंज का नियम कहते हैं। इस नियम की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है। इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि इसे उत्पन्न करने वाले कारण गति या किसी प्रकार का परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं ये जो आपको बताया है इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे ये हो सकता है। बच्चों इस देखिए डायग्राम में बताया गया है एक सिंपल सी कॉइल है, कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, एक गैल्वेनोमीटर जी कनेक्टेड है। शुरुआत में बच्चों ये करंट कुछ नहीं रहेगी, इसमें केवल एक सिंपल कॉइल है जिसके ऊपर कॉपर का तार लपेट दिया गया है, कॉपर का तार लपेट दिया गया है, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया गया है। अब बच्चों ये एक चुंबक है, चुंबक मैग्नेट, सिंपल मैग्नेट। मैग्नेट में क्या होगा, मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल होंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन इसकी कुछ ऐसे होंगी। ठीक है बच्चों, नॉर्थ से साउथ की ओर ऐसे होंगी। अब जब जैसे ही अब ये कुछ लिंक भी कर रही होंगी इस कॉइल में लिंक कर रही होंगी। अब जैसे ही इस मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाते हैं तो फ्लक्स लिंकेज, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो हैं ये इनका लिंकेज इस कॉइल के साथ बढ़ जाता है। जब लिंकेज बढ़ा तो लिंकेज को कम करने के लिए इसकी अपोज इस तरह से इस कॉइल में धारा प्रवाहित होगी कि उसको ये अपोज कर सके, मतलब इस पोल को ये फिर से अपोज कैसे कर सकती है, ये अपोज फ्लक्स को ऐसे कर सकती है। मान लो ये फ्लक्स निकला, इसको अपोज कैसे कर सकती है, जब इधर भी धारा इसमें इस तरह प्रवाहित हो कि कॉइल के इधर भी नॉर्थ पोल आ जाए, तभी तो अपोज करेगी। तो बच्चों ये पोल आपका नॉर्थ बन जाएगा जब मैग्नेट को आप इसके पास लेकर आएंगे, और ये साउथ बन जाएगा। तो नॉर्थ साउथ के कब बनेगा, नॉर्थ तब बनेगा जब इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है बच्चों, कॉइल में करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। अब मान लो आप दूर ले जा रहे हैं बच्चों, अब मैग्नेट को आप दूर ले जा रहे हैं, तो पहले कुछ फ्लक्स लिंकेज है। अब फ्लक्स लिंकेज कम हो रहा है, तो क्या करेगी ये, और फ्लक्स लिंकेज को बढ़ाने की कोशिश करेगी। जब फ्लक्स लिंकेज को बढ़ाने की कोशिश करेगी तो फिर ये क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज बढ़ाने की कोशिश करेगी तो इसको साउथ पोल बनाने की कोशिश करेगी। तो धारा की दिशा ऐसे होगी, ऐसे। ठीक है बच्चों, धारा की दिशा ऐसे होगी। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका लेंज का नियम। इस एग्जाम्पल से थोड़ा एक्सप्लेन हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है बच्चों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को सरलता से ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि प्रेरित धारा या विद्युत वाहक बल का बल रेखाओं और चालक की गति की दिशा में एक निश्चित संबंध होता है। देखिए बच्चों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनरेटिंग एक्शन के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं। जनरेटिंग एक्शन के लिए मतलब जनरेट क्या हो रहा है, पैदा हो रहा है विद्युत वाहक बल। अंततः विद्युत वाहक बल किसके फलस्वरूप पैदा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन, बी के वेरिएशन के कारण, या फिर मैग्नेटिक फील्ड में चालक को गति देने से आपका क्या चेंज हो रहा है, क्या पैदा हो रहा है, ईएमएफ। तो इससे ईएमएफ से क्या हो रहा है, एक धारा करंट का फ्लो हो रहा है।
करंट का फ्लो हो रहा है। तो अब क्या हो गया अपन के पास हो गया एक B मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, I करंट की डायरेक्शन और V आपका कंडक्टर की डायरेक्शन के चालक की डायरेक्शन। तो इसमें एक संबंध होता है बच्चों। क्या संबंध होता है? तीनों परस्पर एक दूसरे के समकोणीय होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और इनकी डायरेक्शन फिक्स्ड होती है। अब इनकी डायरेक्शन फिक्स होती है तो कैसे पता लगा सकते हैं? ये एक फ्लेमिंग थे साइंटिस्ट, इन्होंने पता लगाया। अब इन्होंने कैसे पता लगाया? इन्होंने पता लगाया एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता लगाया और इन्होंने एक रूल दिया जिसको फ्लेमिंग राइट हैंड्स रूल कहते हैं। इसके हिसाब से क्या होता है, आपके दाहिने हाथ की एक सबसे पहली उंगली, उसके बाद आपकी दाहिने हाथ की मध्यमा दूसरी उंगली और आपका एक अंगूठा रहता है बच्चों। ठीक, अगर अंगूठा को आप ऊपर कर देते हैं, दाहिने हाथ की उंगली को सीधे और मध्यमा को उसके परपेंडिकुलर कर देते हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जब हो जाती हैं तो आपका जो अंगूठा है वो मोशन की डायरेक्शन को दिखाता है, कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन को, और जो आपकी मध्यमा है बीच वाली उंगली वो आपको दिखाती है करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। और जो आपकी सबसे पहली उंगली है वो आपकी दिखाती है लाइन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन को दिखाती है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा फ्लेमिंग्स रूल। जैसे कि आपको तीन उंगली ऐसे करके परपेंडिकुलर के कई बार आप भूल जाते हैं, तो इसके लिए अपन का याद करने का दूसरा तरीका आप हथेली वाला भी है। आप जैसे सिंपल हथेली का जो फेस है, हथेली का जो आपका फेस है, जहाँ रेखाएं बनी होती हैं, फेस पर आप जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है उसको फेस पर ले लीजिए, हमेशा फेस पे क्रॉस की तरह ले लीजिए, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। अब फेस पे लेने के बाद जो आपकी उंगलियों की डायरेक्शन है वो हमेशा बी को दर्शाएगी और जो अंगूठे की डायरेक्शन है वो हमेशा मोशन को दिखाएगी। ठीक है बच्चों, ये दोनों लॉ सेम है, इनमें से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए अगर आपको बी और वी की डायरेक्शन दी हुई है। ठीक है बच्चों, ये रहा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। जितने भी जनरेटिंग एक्शन वाले होते हैं, जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, जिसमें जनरेशन होता है, कंडक्टर की वेलोसिटी ट्रांसफार्मर में नहीं लगेगा बच्चों, ये जिसमें जनरेशन एक्शन होता है उसमें अपन फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। और जिसमें मोटरिंग एक्शन होता है, जिसमें अपन को वेलोसिटी की डायरेक्शन पता लगानी होती है, कंडक्टर किधर मूव करेगा, वहां पे अपन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। उसको बच्चों अपन जब इंडक्शन मोटर वगैरह इलेक्ट्रिकल में पढ़ेंगे या जनरेटर पढ़ेंगे तब बताएंगे। फिलहाल आपको करंट की डायरेक्शन पता लगाने के लिए राइट हैंड रूल का प्रयोग करेंगे। अब बच्चों पढ़ते हैं डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में। डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ इस विधि में चुंबकीय क्षेत्र को वही बच्चों, इसमें क्या है, गति के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। कैसे? किसी भी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी v दे दी जाए तो उसमें अपन क्या पता लगाते हैं कि एक वोल्टेज इंड्यूस हो गया है। क्योंकि ये गति के कारण इंड्यूस हो गया, इसीलिए इसको गतितः प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। डायनामिक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस विधि में चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखा जाता है और चालक या कुंडली को घुमाने पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा रेखाओं या फ्लक्स को काटा जाता है, जिसके फलस्वरूप
कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो कुंडली की गति का विरोध करता है। बच्चों आपको जैसे बताया गया था लेंज लॉ आपका हमेशा अप्लाई होगा। जहाँ भी इंड्यूस्ड वोल्टेज है हमेशा वो लेंज लॉ अप्लाई होगा। यहाँ तक कि एडी करंट आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल में, वहाँ भी जो एडी करंट जो पैदा होती हैं, अनकंट्रोल करंट जो होती है, एडी करंट जो कि आपका इंडक्शन हीटर में इस्तेमाल होता है, एडी करंट भी आपका सेम लेंज लॉ को फॉलो करती हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ। इस प्रकार प्रेरित विद्युत वाहक बल गतितः प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। इस प्रकार का प्रबंध दिष्ट धारा जनरेटर। बच्चों जनरेटर जो होता है उसमें आपका रोटर घुमाते हैं अपन किसी प्राइम मूवर बोलते हैं, मतलब प्राइम मूवर जो घुमाने का कार्य करे जनरेटर के रोटर को। वो जनरेटर को घुमाने का काम किसी भी तरह आप कर सकते हैं। आप कोयले को जला के भाप के द्वारा स्टीम टरबाइन से रोटर को घुमा सकते हैं। आप पानी के टरबाइन से, फ्रांसिस टर्बाइन, पेल्टन व्हील टरबाइन से आप उसको घुमा सकते हैं जनरेटर को। किसी भी तरह उसको प्राइम मूवर कहते हैं। उसको घुमाएंगे तो जो जनरेटर में होगा वो डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ठीक है बच्चों, जो आपका इंडक्शन हीटर उसमें क्या होता है, उसमें स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं जो कि वेरिएबल इन नेचर होती है। उसके कारण आपका जो आप कोई स्टील का मटेरियल रख देते हैं अपने इंडक्शन हीटर के ऊपर तो वो गर्म हो जाता है ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पैदा होती है एडी करंट, और एडी करंट उस मेटल के धातु को गर्म कर देती है। अब बच्चों एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, ये अपन टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि कल अपन ने बच्चों कई अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक पढ़े थे। वो टॉपिक इसलिए पढ़ाए गए थे ताकि आपको मैग्नेटिक सर्किट के बारे में, चीजों के बारे में बताया जा सके। अलग अलग जो बिट बाय बिट छोटे छोटे टॉपिक है उससे आपका मैग्नेटिक सर्किट क्लियर हो जाए। तो अब क्या करेंगे अपन इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट, उसमें क्या समानता है, कैसे क्या क्या समानता है, उनको अपन दर्शाएंगे। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट में आपने ओम्स लॉ पढ़ा था और पढ़ा था आई जो धारा जनरेट होती है वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस होती है। ये सिंपल ईएमएफ डिवाइड बाय आर। तो अब चुंबकीय परिपथ जो होता है बच्चों, उसमें धारा का जो इक्विवेलेंट होता है वो फ्लक्स होता है। ठीक है बच्चों, फ्लक्स भी मटेरियल के अंदर फ्लो होता है, फेरिक मटेरियल के अंदर। ठीक है बच्चों, फ्लक्स होता है। और वोल्टेज का जो होता है इक्विवेलेंट या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का इक्विवेलेंट होता है एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ। और आर का जो इक्विवेलेंट होता है वो होता है आपका रिलेक्टेंस। यहाँ रेजिस्टेंस, वहाँ रिलेक्टेंस। रेजिस्टेंस धारा प्रवाह को अवरुद्ध करता है, रिलेक्टेंस जो होता है वो बताता है बच्चों फ्लक्स के प्रवाह को अवरुद्ध करता है। रिलक्टेंस क्या है, रिलेक्टेंस रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट है। रेजिस्टेंस आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा के प्रवाह को रोकता है, रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स के प्रवाह को रोकता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा, चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स, इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, चुंबकीय सर्किट में मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ। ठीक है बच्चों, ये हो गया I इज इक्वल टू EMF डिवाइड बाय आर, और इधर आपका फाई इज इक्वल टू MMF डिवाइड बाय एस रिलेक्टेंस। EMF इज इक्वल टू आई आर बच्चों सेम है, इक्वेशन रीजनरेट करके लिख दी है। और इधर देखेंगे बच्चों एमएमएफ के बारे में। एमएमएफ के बारे में कल पढ़ाया हुआ था, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। इसकी इकाई क्या थी बच्चों, एम्पियर टर्न इसकी इकाई थी। और वो किसके बराबर होता है, NI, क्योंकि जो धारा है, नंबर ऑफ टर्न जो कॉइल में अपन ने डाल दिए वही काम कर रहा है, इसमें वही काम कर रहा है ये फ्लक्स जनरेट करने का। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स
ठीक है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स को जनरेट करने का काम कर रहा है। MMF इज इक्वल टू N×I। जैसा कि पहले बता दिया, प्रतिरोध EMF डिवाइड बाय I, ये आपका NI डिवाइड बाय फाई हो गया। सेम आपको रिलेक्टेंस यहाँ लिख दो, फ्लक्स को नीचे ले आए तो NI डिवाइड बाय I हो गया। ठीक है बच्चों, अब वहाँ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू ρL/A होता था। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे भी लगभग समान है। जो आपका रिलेक्टेंस होता है S इज इक्वल टू L/μA, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इनटू एरिया। ठीक है बच्चों, लगभग समान है। म्यू ए को परमिएबिलिटी बोलते हैं, परमिएबिलिटी। ठीक है बच्चों, चुंबकता। ठीक है बच्चों, अब एक है धारा घनत्व के बारे में अपने पढ़ा था। J इज इक्वल टू I/A होता है। वहाँ धारा घनत्व, यहाँ फ्लक्स, जहाँ धारा है वहाँ यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट में वो फ्लक्स है, फ्लक्स घनत्व B हो गया, B इज इक्वल टू φ/A हो गया। ठीक है बच्चों, अब चालकता है। चालकता वहाँ ρ इज इक्वल टू 1/R होता है। यह आपका परमियंस है। परमियंस क्या बताता है, परमियंस बताता है कि आपका मटेरियल जो है फ्लक्स को कितना प्रवाहित होने के लिए सुगम है, वो आपका परमियंस बताता है। परमियंस आपका P इज इक्वल टू 1/S होता है, S जहाँ आपका रिलेक्टेंस है। ठीक है बच्चों, S आपका रिलेक्टेंस है। ये रही एनालॉजी। अब इसके बाद कल अपन पढ़ेंगे AC सर्किट के बारे में, और सिलेबस खत्म होने के बाद अपन ट्यूटोरियल के कई क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।